स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देख दिया था जो हर्ष काल के पश्चात, यानी कि जो एक कन्याकुब्ज जो राज्य हुआ करता था, जो हर्ष हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हो जाता था, कमज़ोर राज्य हो गया था और ये आपस में 3 भागों में टूट गए थे। एक था ब्रह्मपुर राज्य जिसपे कि पौरव वंश का शासन था, एक था शत्रुघ्न राज्य और एक था आपका गौविषण राज्य। तो ये इस सब के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम देखते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश को बोला जाता है कि ये मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, क्या था? मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। जबकि अगर हम देखें उत्तराखंड में जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कौन सी थी? तो जो उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो बोला जाता था कुड़िंद को। ठीक है, इससे पहले कुड़िंद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। इसका जो शासनकाल बताया जा रहा है वो 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक का बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम मेनली देखते हैं आपके 3 परिवारों के बारे में। इसमें जो है प्रथम जो 3 परिवार हैं इनके जो टोटल शासक हुए वो हुए टोटल 14 शासक, और इन 14 शासकों ने ऑलमोस्ट 300 सालों तक क्या किया? आपका शासन किया। ठीक है, तो जो ये 3 परिवार थे, इन 3 परिवारों में आपके संस्थापक कौन कौन से थे? तो अगर हम देखें प्रथम परिवार, तो प्रथम परिवार का जो संस्थापक था वो बोला जाता है आपका बसंत देव को। ठीक है, इसको बोला जाता है बसंत देव को। ठीक है, इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आपका खरपर देव। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है? एक राजवंश है, यानी कि पिता के बाद गद्दी जो मिलेगी पुत्र को, उसके बाद उसके पुत्र को। तो बसंत देव के बाद जो आया वो आया आपका खरपर देव, और इसके बाद जो आया वो आया कल्याण राज। कौन आया? कल्याण राज। और इसके बाद जो अंतिम शासक था वो था त्रिभुवन राज। ठीक है, त्रिभुवन राज। ये तो है आपका प्रथम परिवार। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं। पहला परिवार, इसमें कौन सा था? पहले बसंत देव। ठीक है, उसके बाद जो आया उसका पुत्र खरपर देव। ठीक है, और इसके बाद जो आया इसका भी पुत्र कल्याण राज। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ का अंतिम शासक था वो कौन था? त्रिभुवन राज। ठीक है, यह है आपके फर्स्ट फैमिली। सेकंड फैमिली के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो संस्थापक था वो था निम्बर। कौन था? निम्बर। इसके बाद जो आया इष्टगण देव। ठीक है, और इसके बाद आया ललित शूर देव। और इसके बाद जो आया वो आया भूदेव। ये था आपका दूसरी फैमिली। तीसरी फैमिली के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो संस्थापक था वो था सलोड़ादित्य का पुत्र इच्छर देव। इसको हम सलोड़ादित्य वंशी भी बोलते हैं। ठीक है, इच्छर देव। इसके बाद जो आया वो आया देसत देव। ठीक है, इसके बाद जो आया वो आया पद्मदेव। ठीक है, और इसके बाद जो आया सुभिक्ष राजदेव जो कि आपका लास्ट शासक था। ठीक है, तो ये होगी आपकी 3 फैमिली में जो फर्स्ट फैमिली का जो संस्थापक था वो बसंत देव, दूसरी फैमिली का था निम्बर, तीसरी फैमिली का था इच्छर देव। फर्स्ट फैमिली का जो लास्ट शासक था वो था त्रिभुवन राज, दूसरी फैमिली का लास्ट शासक था भूदेव, और तीसरी फैमिली का था सुभिक्ष राजदेव। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। तो जैसे कि हमने देखा, इसको बोला जाता है प्रथम राजनीतिक ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है। ठीक है, इसके 3 परिवार के 14 नरेशों ने 300 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। इनकी जो पहली वाली राजधानी थी कार्तिकेयपुर राजवंश की, वो बोला जाता था जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर था। और उसकी जो दूसरी राजधानी थी, जो कि बाद में कोई शासक जो है उसकी राजधानी एक्सचेंज करके जोशीमठ से कहाँ ले जाता है? बैजनाथ के पास, बैजनाथ कार्तिकेयपुर। ठीक है, और इनमें से हमको अभी टोटल 9 अभिलेख मिले हैं। इनकी जो लिपि है वो है कुटिला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में। जो हमको जानकारी ऑब्वियसली जो मिलेगी ताम्रपत्र और शिलालेख से मिलेगी। ये हमको कहाँ से मिले? बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ और चंपावत। तो इन जगहों से हमको कार्तिकेयपुर राजवंश के हमको क्या मिले? शिलालेख और ताम्रपत्र। अगर हम देखें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ये जो है ललित सूरदेव के बारे में हमको पता चलता है। जो बागेश्वर का शिलालेख है वो भूदेव के बारे में हमको पता चलता है। जो बालेश्वर का मंदिर का जो ताम्रपत्र शिलालेख है उससे हमको देशट देव के बारे में पता चलता है। एटिंगसन के अनुसार अगर हम देखें
तो जो है कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया था? कत्यूरी। कनिंघम के अनुसार देखें तो इनकी जो कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी थी वो लखनपुर थी, जो कि रामगंगा नदी के तट पर थी, और इसका जिक्र भीमसांग ने भी किया है। ठीक है, अगर हम 7वीं सदी के आसपास देखें तो जो कत्यूरी राजा थे इनकी जो शीतकालीन राजधानी थी वो ढिकुली थी। ठीक है, तो कत्यूरी राजाओं की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहाँ थी? ढिकुली, जिसको हम बोलते थे गाने वाला भड़ के नाम से भी इसको जानते थे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार अगर हम देखें तो कार्तिकेयपुर का जो प्राचीन नाम था वो था कबीरपुर। ठीक है, कबीरपुर भी इसका क्या था? प्राचीन नाम था। अब हम देखते हैं आपका इसका फर्स्ट परिवार। तो जैसे मैंने बताया, इसका फर्स्ट कार्तिकेयपुर वंश का जो प्रथम परिवार का जो संस्थापक था वो कौन था? बसंत देव। उस टाइम पीरियड पे जो है राजा महाराजा बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण करते थे, तो इन्होंने भी अपनी उपाधि ग्रहण की, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। ठीक है, इनका बागेश्वर लेख में देखें तो इन बसंत देव ने क्या किया था? एक गांव स्वर्णेश्वर नामक गांव था, इसको मंदिर के लिए क्या था? दान कर दिया था। ठीक है, और बसंत देव ने ही नरसिंह मंदिर जो कि जोशीमठ है में इसका निर्माण करवाया था। जो कश्मीर का इतिहासकार है कल्नर, जिसकी पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी, इसमें हमको पता चलता है कि जो उस टाइम जो कश्मीर राजा हुआ करता था, राजा ललितादित्य मुक्तापेट, इसने गढ़वाल क्षेत्र को भी विजित किया था, जीता था। ठीक है, अब बसंत देव के बाद जो शासक बनता है उसका पुत्र खरपर देव बनता है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? कल्याण देवी। ये किसके समकालीन था? कन्नौज का राजा यशोवर्मन, इसके समकालीन कौन था? खरपर देव। इसका भी जो पुत्र होता है वो होता है कल्याण राज। इसकी पत्नी का नाम क्या था? महारानी लच्छा देवी। ठीक है, अगर हम बागेश्वर लेख देखें तो खरपर वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? त्रिभुवन राज। इसने भी उपाधि क्या की थी? धारण की थी, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। ठीक है, और इसने भी क्या किया था? एक मतलब भूमि दान की थी, किसके लिए? बागेश्वर मंदिर के लिए। ठीक है, ये है आपका ये है आपका फर्स्ट परिवार। अब हम देखते हैं सेकंड परिवार। तो जो है नालंदा अभिलेख के अनुसार जो है बंगाल के पाल शासक, इसने धर्मपाल ने क्या किया था? गढ़वाल पर क्या किया था? आक्रमण किया था। उसकी जानकारी हमको मिलती है नालंदा के अभिलेख। ठीक है, अब हम देखिए जो कार्तिकेय राज्य का जो द्वितीय परिवार है, इसका जो संस्थापक है वो कौन था? निम्बर था। ये शैव धर्म को मानने वाला था, और इसकी पत्नी का नाम क्या था? नाशु देवी। इसका भी पुत्र बना इष्टगण देव, शासक बना। इसकी पत्नी का नाम था मेघा देवी। और जो इष्टगण देव था ये काफी प्रतापी शासक हुआ करता था। ठीक है, तो इसने, क्योंकि ये जब कोई अच्छा शासक आता है तो वो पूरे जगह को एकीकरण यानी केंद्रीकृत करने का प्रयास करता, तो इसने भी क्या किया था? उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का क्या किया था? प्रयास किया था। ठीक है, इसके अलावा इसने जो है जागेश्वर में मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे कि नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलीश और नटराज, इनके मंदिर बनवाए थे। किसने? इष्टगण देव ने। कहाँ पे? जागेश्वर में। ये अपने पिता की तरह ही क्या था? शैव था, यानी शिव जी को मानने वाला था। अब इसका पुत्र आता है ललित शूरदेव। ये कब गद्दी पर बैठा? 832 ईस्वी पर। ये भी जो है प्रतापी और क्या था? शौर्यवान शासक था। ठीक है, इसके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए 21वें और 22वें वर्ष के। ठीक है, किसके? ललित शूरदेव के। ठीक है, अब इसके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसको जो है उपाधि मिली। इसको क्या बोला गया है? धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान माना गया, यानी धरती का उद्धार करने के लिए ललित शूरदेव को भगवान का 12वां अवतार माना गया है, इनके समान माना गया है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा जो ताम्रपत्र मिले हैं वो भी ललित शूरदेव के ही मिले हैं। इसकी 2 बीवियाँ थी, लैया देवी और साम देवी। और जो साम देव इनकी जो दूसरी बीवी थी, इन्होंने क्या किया? भगवान नारायण का मंदिर इन्होंने बनवाया। ठीक है, अब जो है जो बैजनाथ मंदिर है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये इसके ही पुत्र यानी कि ललित शूरदेव के ही पुत्र भूदेव ने करवाया। ठीक है, अब भूदेव को बोला जाता है ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, बहुत बौद्ध धर्म से नफरत करता था। तो बागेश्वर के शिलालेख में कहा गया है इसको क्या? परम बुद्ध श्रवण रिपु, यानी बुद्ध जो धर्म अपनाने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वालों का शत्रु, किसको बोला गया है? भूदेव को। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके तीसरे, तो सेकंड परिवार के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरे परिवार के बारे में। तो इसकी जो स्थापना की, जो सलोड़ादित्य वंश भी बोला जाता है इसको, इसकी स्थापना की सलोड़ादित्य, इसके पुत्र इच्छर देव में। तो
जो सरोड़ादित्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? इच्छरदेव था। ठीक है। और इसकी जानकारी हमको मिलती है बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से। इसकी पत्नी का नाम था सिंधु देवी। इसके बाद जो शासक बना वो देसदेव और पद्मदेव। देसदेव और पद्मदेव दोनों दान धर्मी टाइप के थे। देसदेव को बोला गया दीन दुखियों का रक्षक और स्वर्णदाता, जबकि पद्मदेव को बोला गया सूर्य के समान प्रकाशवान और कर्ण से अधिक दानदाता। किसको बोला गया? पद्मदेव को। इसने क्या किया था? बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी। ठीक है। और तृतीय परिवार जो सरोड़ादित्य वंश है, इसका जो अंतिम शासक था वो सुभिक्ष राजदेव था। ठीक है। और ये क्योंकि मैंने बोला 3 परिवारों के टोटल 14 शासक थे, तो 14वां शासक भी कौन था? सुभिक्ष राजदेव था। ठीक है। इसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर को बनाई थी। कार्तिकेयपुर के उपखंड यानी सुभिक्षपुर को बनाई थी। किसने? सुभिक्ष राजदेव ने। तो यह हमारे तीनों परिवार के बारे में हो गया। ठीक है। अब क्या होता है कि जो सुभिक्ष राजदेव का जो कोई भी वंश, आगे का जो वंश रहा होगा, उसने क्या किया? अपनी राजधानी को आपकी ट्रांसफ़र कर दी। कहाँ से? कार्तिकेयपुर, यानी कि जो जोशीमठ थी वहाँ से उसने बैजनाथ में क्या कर दी? ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है। और इसकी जो जानकारी हमको मिलती है बैजनाथ के अभिलेखों से मिलती है। ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं इसका चौथा परिवार, जिसको कि बोला जाता है पाल वंश। ठीक है। तो जो आपकी ट्रांसफ़र हुई थी आपकी राजधानी कहाँ से कहाँ? जोशीमठ से आपके बैजनाथ में। और इसकी जानकारी हमको बैजनाथ के अभिलेखों से मिलती है। और इसमें जो अभिलेख है उनमें हमको कौन से राजा के बारे में पता चलता है? एक तो है लखन पाल देव के बारे में पता चलता है, इंद्र पाल देव के बारे में पता चलता है। ठीक है। और त्रिभुवन पाल देव के बारे में पता चलता है। तो इसके बाद के जो शासक थे उन्होंने बैजनाथ को अपनी राजधानी को, अपने शासन को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद जो है हम इसको बोल सकते हैं कि ये चौथा क्या रहा होगा? इनका वंश रहा होगा, जिसको कि पाल वंश भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी राज्य प्रशासन। ठीक है। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार जो है, जो कार्तिकेयपुर राजा है उनको बोला जाता है मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो है इनको ये क्या थे? सूर्यवंशी थे। कार्तिकेयपुर राजा थे जो। इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, उनकी लोक जनभाषा जो थी वो पाली थी। ठीक है। अब क्या कुमाऊं में आज भी जो है क्या प्रचलन है कि जब से कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या हुआ? पतन हुआ, तब से क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई है। ये कुमाऊं में प्रचलित है। इसलिए क्यों कहा गया होगा? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किया होगा। उन्होंने क्या किया था? लोकहितकारी काम किए थे, बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जनहित वाले काम किए थे। इसलिए उनको आज भी कहा जाता है कि उनके पतन के बाद जो है सूर्य का अस्त हो चुका है और रात्रि हो गई है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे जो आय का प्रमुख सोर्स था वो भूमि ही थी, और भूमि से जो जितना भी आपका टैक्स वगैरह वसूलते थे वही होता था। तो जो भूमि को मापने वाला अधिकारी होता था कत्यूरी के टाइम पे, उसको प्रमवातार बोलते थे। यहाँ के जो मंदिर होते थे वो 2 प्रकार के, छत्रयुक्त और शिखर युक्त। छत्रयुक्त मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता था। ठीक है। अब हम देखते हैं आपके इनके राज पदाधिकारी। तो इनमें जो सीमा की सुरक्षा करते थे, ठीक है, उसको बोलते थे प्रांतपाल। गिरिद्वारों को बोला जाता था, इनके रक्षकों को बोला जाता घटपाल। और जो सीमावर्ती मार्ग होता था वहाँ से आने जाने वालों पे जो निगरानी रखते थे उसको बोलते थे आपके वर्मपाल। नदी घाटी पर जो टैक्स वसूलता था उसको बोलते थे नरपति। अपराधियों को पकड़ने वाले जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको दोषापराधिक बोलते थे। गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था दुसाध्य साधनिक उसको बोलते थे। पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक बोलते थे। और जो कृत्यूरी प्रशासन में जो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसको कर्मांत बोलते थे। वहाँ का जो राज मिस्त्री होता था उसको कारिका, और चोर डाकुओं को पकड़ने वाले को चोरोद्रणिक बोलते थे। ठीक है, महकमा चोरोद्रणिक। ठीक है। और जो मुख्य आर्किटेक्चर होता था उसको बोलते थे सौदा भंगाधिकृत। तो ये उनके सारे पदाधिकारी हो गए। ठीक है। अब जो है इसके अलावा भी जो है जो महल की देखरेख करता था उसको बोलते थे, महल की देखरेख करने वाले को बोलते थे राजद्वारिक पद बोलते थे। ठीक है। और जो मंत्री परिषद होती थी उसको भी बोलते थे राजमात्या। ठीक है। जो राजा का पुत्र होता था उसको बोलते थे कुमारा मात्या। ठीक है। और जो गृह मंत्री होता था उसको बोलते थे अक्ष
पटलाधिकृत। ठीक है, क्या बोलते थे? अक्ष पटलाधिकृत। किसको? गृह मंत्री या फिर जो भू रिकॉर्ड रखते थे। विदेश मंत्री होता था उसको बोलते थे महासंधि विग्रहिक। क्या बोलते थे? महासंधि विग्रहिक। ठीक है, किसको बोलते थे? विदेश मंत्री को। अब ये तो इनके वो हो गए। अब हम देखते हैं कि क्योंकि जो वहाँ जो कोई भी अगर शासन है, ठीक है, तो जैसे कार्तिकेय राजवंश था, तो इसकी जो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं वहाँ की जो सेना होती थी वो भी निभाते थे। ठीक है, वो भी एक अभिन्न अंग होता था किसी भी शासन का। तो इसकी जो सेना थी, इसने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, एक तो थी आपकी पैदल वाली सेना, पैदल सेना थी। ठीक है, इसको वो बोलते थे पदातिक। क्या बोलते थे? पदातिक। और इसका भी जो हेड होता था उसको बोलते थे नायक गौलमिक। ठीक है, क्या बोलते थे? नायक गौलमिक। ये पैदल चलने वाली सेना। एक होती थी घोड़े वाली सेना, उसको बोलते थे अश्वारोही। ठीक है, अश्वारोही। इसका भी जो हेड होता था उसको बोलते थे सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत। अश्वबलाधिकृत किसको बोलते थे? जो अश्व वाली सेना होती थी। ठीक है, एक होती थी आपकी गज वाली। गज वाली यानी कि गजारोही, हाथी पर बैठने वाली। इस सेना का जो हेड होता था उसको बोलते थे नायक हस्ती बलाधिकृत। ठीक है, बलाधिकृत। और एक जो होता था वो उष्ट्रा, उष्ट्रा यानी ऊंट। ठीक है, इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे नायक उष्ट्र बलाधिकृत। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने बताया 4 इनकी जो सेना होती थी, उनके 4 टाइप की सेना होती थी। एक पैदल चलने वाली जिसको कि नायक गौलमिक बोलते थे। एक अश्वारोही, उसका जो हेड होता था उसको सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत बोलते थे। और एक होता था गजारोही, जिसका कि हेड होता था वो नायक हस्ती बलाधिकृत होता था। और एक उष्ट्रारोही, इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे नायक उष्ट्र बलाधिकृत। ठीक है, तो ये उनकी सेना हो गई। अब हम देखते हैं इनकी आय का प्रमुख स्रोत क्या क्या था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो इनका भी जो आय का प्रमुख साधन था वो कृषि, वन, खनिज, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और जो क्षेत्रपाल होता था वो कृषि की उन्नति पर ध्यान देता था। उपचारिक या पटकोषचारिक, ये भूमि का अभिलेख रखता था। ठीक है, लेखा जोखा जिसको बोलते हैं। खंडपति या खंड हर रक्ष स्थानाधिपति, ये जो है खनिज और वनों की रक्षा करता था। टैक्स लेने वाले को भोगपति या शौल्विक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, सरभंग जो तीरंदाजी करता था उसके लिए है। जो जनता से बेगार लेते थे उसको भाट और चाट अधिकारी लेते थे। ठीक है, पशुओं से दूध निकालने का काम आभीर का था। और जो भूमि की नाप जो लेते थे वो बोझ जो आपके बीज जो बोर है उसके अनुसार होती थी। ठीक है, उसमें द्रोण वापम और नाली वापम, इन विधियों का यूज़ होता था। ठीक है, भूमि मापने के लिए द्रोण बराबर होता था 32 सेर के या 16 नाली के बराबर होता था। और खारी वापन 20 द्रोण के बराबर होता था। ठीक है, तो ये थी उनकी आपकी आर्थिक व्यवस्था। तो ये आज हमने पढ़ा कार्तिकेय राजवंश के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे आपके कत्यूरी राजवंश के बारे में।